नमस्ते। और आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े से शुरुआत करेंगे। नमस्ते। हाँ, बिल्कुल बताइए। क्या आप जानते हैं कि वियतनाम युद्ध के दौरान वहां तैनात 15%, जी हाँ 15% से ज्यादा अमेरिकी सैनिक हेरोइन के आदी थे। 15%? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। और कुछ शोध में तो ये आंकड़ा 20% तक बताया गया। 20%? बाप रे। आप सोच सकते हैं, इस खुलासे ने वॉशिंगटन में वाकई हड़कंप मचा दिया था। जाहिर सी बात है। बिल्कुल। और इसी चौंकाने वाले आंकड़े की पृष्ठभूमि में आज हम स्रोत सामग्री के अध्याय 7 आत्मनियंत्रण का रहस्य यानी द सीक्रेट टू सेल्फ कंट्रोल पर गहराई से बात करेंगे। हाँ, एटॉमिक हैबिट्स का चैप्टर 7। जी, इसकी मुख्य शोधकर्ता थीं ली रॉबिन्स। और ये जानकारी, मेरा मानना है, हमें आत्म अनुशासन को बिल्कुल एक नए नजरिए से देखने में मदद करेगी। और ये चर्चा खास तौर पर मुझे लगता है यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए बहुत मायने रखती है। हाँ, बहुत ज्यादा। क्योंकि ये आत्मानुशासन, आदतों और इच्छा शक्ति के बारे में हमारी जो बनी बनाई सोच है ना, उसको चुनौती देगी। सही कहा। हम अक्सर सोचते हैं कि बस विल पावर चाहिए। हाँ, तो आज हम समझेंगे कि बुरी आदतों के पीछे का विज्ञान क्या है और क्यों सिर्फ इच्छा शक्ति पर निर्भर रहना काफी नहीं है। तो आज की चर्चा का मिशन है ये समझना कि माहौल कैसे हमारी आदतों को नियंत्रित करता है और हम इसे अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए सीधे ली रॉबिन्स के उस शोध पर आते हैं जिसने सबको हैरान कर दिया था। हाँ, वो वियतनाम वाला शोध है ना। जी, उन्होंने पाया कि वियतनाम में हेरोइन का इस्तेमाल करने वाले लगभग 90% सैनिक 90% घर लौटने पर लगभग रातों रात अपनी लत छोड़ देते थे। 90%? एक मिनट, ये अविश्वसनीय लगता है। हेरोइन की लत तो मतलब बहुत पक्की मानी जाती थी उस समय। बिल्कुल। और यही बात चौंकाने वाली थी। सिर्फ 5% लोग 1 साल में और कुल 12% लोग 3 साल में दोबारा आदी हुए। तो बाकी 88% ने 3 साल बाद भी दोबारा शुरू नहीं किया। हाँ, मोटे तौर पर यही नतीजा था। ये उस समय की जो धारणा थी कि हेरोइन की लत स्थायी है, अपरिवर्तनीय है, उसके बिल्कुल विपरीत था। तो इसका कारण क्या था? मतलब अचानक इतनी इच्छा शक्ति कहाँ से आ गई उन सैनिकों में? इच्छा शक्ति नहीं, माहौल। देखिए, वियतनाम में सैनिकों के आसपास हर तरफ नशे के संकेत या जिन्हें हम क्यूज कहते हैं, वो मौजूद थे। क्यूज मतलब किस तरह के संकेत? जैसे हेरोइन बहुत आसानी से मिल जाती थी, युद्ध का भयानक लगातार बना रहने वाला तनाव था, हाँ, वो तो हो गई। नशा करने वाले साथी सैनिक थे, मतलब पीयर प्रेशर भी था, और घर से हजारों मील दूर होने का अकेलापन, वो एक अलग तरह का बोझ था। ये सब चीजें मिलकर नशे के लिए उकसा रही थीं। अच्छा, ये सारे क्यूज थे। जी, लेकिन जैसे ही वे अमेरिका लौटे, अपने घर पहुंचे, ये सारे संकेत, ये सारे क्यूज गायब हो गए। उन्हें एक पूरी तरह से अलग माहौल मिला। तो जैसे ही संदर्भ बदला, आदत भी बदल गई। ये बात तो पुनर्वास केंद्रों मतलब रिहैब सेंटर्स के नतीजों से एकदम अलग है। मैंने सुना है कि वहां तो मामला उल्टा होता है। हाँ, बिल्कुल। सामान्य नशेड़ी की स्थिति सोचिए। कोई व्यक्ति घर पर या दोस्तों के साथ रहते हुए नशे का आदी बनता है। फिर वो क्लिनिक जाता है, जो कि एक तरह से संकेतों से रहित वातावरण है। ठीक है, वहां ठीक हो जाता है। हाँ, कुछ समय के लिए। लेकिन फिर वो वापस कहाँ आता है? अपने पुराने पड़ोस में, अपने पुराने दोस्तों के बीच, जहां वो सारे पुराने संकेत फिर से मौजूद होते हैं जो उसे नशे की तरफ खींचते थे। ओह, तो वापस पुरानी आदतें शुरू हो जाती हैं। इसीलिए पुनर्वास के बाद दोबारा नशे की लत लगने की दर आमतौर पर 90% तक होती है। वियतनाम अध्ययन के नतीजों के ठीक विपरीत 90%। यानी माहौल का असर इतना ज्यादा है, इच्छा शक्ति से भी ज्यादा। बिल्कुल। और यहीं से वो सोच चुनौती पाती है कि बुरी आदतें, चाहे वो मोटापा हो, धूम्रपान हो या कोई लत हो, वो सिर्फ नैतिक कमजोरी या आत्मनियंत्रण की कमी का नतीजा है। हाँ, हम अक्सर यही सोचते हैं या हमें यही बताया जाता है कि भाई थोड़ा अनुशासन दिखाओ, थोड़ी हिम्मत करो तो सब ठीक हो जाएगा। हमारी संस्कृति में ये विचार बहुत गहराई तक समाया हुआ है, लेकिन ये वियतनाम स्टडी और दूसरे शोध बताते हैं कि ये शायद अधूरा सच है। तो फिर पूरा सच क्या है? अगर सिर्फ अनुशासन या इच्छा शक्ति नहीं, तो क्या हाल के शोध क्या बताते हैं इस बारे में? हालिया शोध और भी दिलचस्प बात सामने लाते हैं। जब वैज्ञानिकों ने उन लोगों का अध्ययन किया जिनमें कमाल का आत्मनियंत्रण माना जाता है, मतलब जो बहुत डिसिप्लिन्ड लगते हैं। हाँ, वो लोग जो हमेशा सही काम करते दिखते हैं। जी,
तो वैज्ञानिकों ने पाया कि वे इच्छा शक्ति के मामले में हम आप जैसे लोगों से जो संघर्ष करते हैं उनसे बहुत अलग नहीं है। अच्छा, तो फिर फर्क क्या है? असली फर्क ये है कि ये तथाकथित अनुशासित लोग अपनी जिंदगी को इस तरह से व्यवस्थित करने में, इस तरह से स्ट्रक्चर करने में बेहतर होते हैं कि उन्हें जबरदस्त इच्छा शक्ति और आत्मनियंत्रण की जरूरत ही कम पड़े। जरूरत ही कम पड़े? मतलब ये कि वे टेम्पटेशन वाली, प्रलोभन वाली स्थितियों में कम समय बिताते हैं। वो जानबूझकर या अनजाने में ऐसी परिस्थितियों से बचते हैं जहां उन्हें अपनी इच्छा शक्ति को परखना पड़े। ये तो सोचने वाली बात है। मतलब जो सबसे ज्यादा डिसिप्लिन दिखते हैं वे असल में विल पावर का इस्तेमाल सबसे कम कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना माहौल ही ऐसा बना लिया है। एकदम सही। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है, इसे ध्यान से सुनना चाहिए। सबसे अच्छे आत्मनियंत्रण वाले लोग आमतौर पर वे होते हैं जिन्हें इसका सबसे कम उपयोग करने की आवश्यकता होती है। वाह, ये तो पूरी सोच ही बदल देता है। हाँ, देखिए, जब आपको बार बार अपनी इच्छाओं को दबाना नहीं पड़ता तो आत्मसंयम बरतना आसान हो जाता है। हाँ, जाहिर है, लड़ना ही नहीं पड़ रहा। आवश्यक है, बिल्कुल है, लेकिन उन्हें सुधारने का तरीका सिर्फ ये इच्छा करना नहीं है कि काश मुझ में ज्यादा विल पावर होती। तो फिर तरीका क्या है? समाधान है, एक अधिक अनुशासित व्यक्ति बनने की कामना करने के बजाय एक अधिक अनुशासित वातावरण बनाना ज्यादा प्रभावी है। अनुशासित वातावरण बनाना। यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए इसका क्या मतलब हो सकता है व्यवहारिक रूप से? बहुत कुछ। जैसे अपने स्टडी रूम को इस तरह से डिजाइन करना कि ध्यान भटकाने वाली चीजें कम से कम हो, अपने फोन का उपयोग सीमित करना, शायद उसे पढ़ते समय दूसरे कमरे में रखना, अपने सोशल सर्कल पर ध्यान देना, क्या वो आपको पढ़ने के लिए प्रेरित करता है या भटकाता है। मतलब अपने आसपास की चीजों को कंट्रोल करना ताकि इच्छा शक्ति पर जोर कम पड़े। बिल्कुल। ये विचार थोड़ा प्रतिसहज ज्ञान युक्त, मतलब काउंटर इंट्यूटिव जरूर लगता है। हमें लगता है कि हमें अंदर से मजबूत बनना है, हाँ, विल पावर बढ़ानी है। लेकिन जब हम समझते हैं कि आदतें दिमाग में कैसे बनती और काम करती हैं, तो ये माहौल वाली बात एकदम समझ में आती है। अच्छा, कैसे काम करती हैं आदतें दिमाग में? देखिए, एक बार जब कोई आदत मस्तिष्क में इनकोड हो जाती है, मतलब उसकी एक तरह की छाप बन जाती है, तो वो इस्तेमाल के लिए हमेशा तैयार रहती है। जैसे ही सही स्थिति या संकेत मिलता है, वो आदत ट्रिगर हो सकती है। कोई उदाहरण है इसका? हाँ, किताब में पैटी ओलवेल का उदाहरण दिया है। वो ऑस्टिन की एक थेरेपिस्ट थीं। उन्होंने सालों पहले घुड़सवारी करते समय सिगरेट पीना शुरू किया था। अच्छा, घुड़सवारी करते हुए? हाँ, फिर उन्होंने सिगरेट पीना छोड़ दिया, कई साल बीत गए, लेकिन सालों बाद जैसे ही वो दोबारा घोड़े पर बैठी, उन्हें सिगरेट पीने की तीव्र इच्छा महसूस हुई। अरे, इतने सालों बाद भी? हाँ, क्योंकि वो संकेत घोड़ा उनके दिमाग में उस आदत सिगरेट पीना से जुड़ गया था। वो क्यों आंतरिक हो गया था और इतने सालों तक इस्तेमाल ना होने पर भी बना रहा। जैसे ही पर्यावरण से वो संकेत मिला, कार्य करने की इच्छा जागृत हो गई। यानी संकेत बहुत शक्तिशाली होते हैं और लंबे समय तक बने रहते हैं। बिल्कुल, और इसीलिए व्यवहार परिवर्तन की कई तकनीकें उल्टा असर भी कर सकती हैं अगर हम इन संकेतों के प्रति सावधान ना रहें। उल्टा असर कैसे? उदाहरण के लिए, मोटापे से ग्रस्त लोगों को वजन घटाने की प्रेजेंटेशन दिखाकर उन्हें शर्मिंदा करने की कोशिश करना, इससे हो सकता है उनका तनाव बढ़ जाए। हाँ, और तनाव में लोग क्या करते हैं? अक्सर अपनी पसंदीदा मुकाबला रणनीति अपनाते हैं, जो शायद ज्यादा खाना ही हो। ओह, मतलब जिस चीज से बचाने की कोशिश कर रहे थे वही करवा दिया। हाँ, इसी तरह धूम्रपान करने वालों को फेफड़ों की काली तस्वीरें दिखाना, इससे उनकी चिंता बढ़ सकती है। और चिंता कम करने के लिए वो क्या करेंगे? शायद सिगरेट जला लेंगे, तो नतीजा उल्टा हो गया। यहाँ थोड़ा व्यंग्यात्मक या कहीं निराशाजनक महसूस होता है कि अच्छे इरादे भी गलत तरीके से लागू हों तो नुकसान कर सकते हैं। ये तो बड़ी अजीब स्थिति है। मतलब बुरी आदतें खुद को ही बढ़ावा देती हैं। हाँ, बिल्कुल। बुरी आदतें अक्सर ऑटो कैटलिटिक होती हैं। इसका मतलब है कि प्रक्रिया स्वयं को बढ़ावा देती है, तो प्रोसेस फीड्स इटसेल्फ। ऑटो कैटालिटिक ये कैसे काम करता है? कुछ उदाहरण? जरूर। जैसे किसी को बुरा महसूस हो रहा है, वो कंफर्ट के लिए जंक फूड खाती है, फिर जंक फूड खाने के कारण और बुरा महसूस होता है, गिल्ट, सेहत की चिंता, और फिर बुरा महसूस होने पर शायद और जंक फूड खाएं। हाँ, ये चक्र तो देखा है। और टेलीविजन देखना, सुस्ती महसूस करना, एनर्जी कम लगना, फिर क्योंकि एनर्जी कम लग रही है तो कुछ और करने का मन नहीं करता, इसलिए और टेलीविजन देखना।
ये भी होता। या फिर अपने स्वास्थ्य की चिंता होना, इस चिंता से तनाव महसूस करना, तनाव कम करने के लिए धूम्रपान करना, धूम्रपान से स्वास्थ्य और खराब होना, जिससे और ज्यादा चिंता महसूस होना। बाप रे, ये तो एक नीचे की ओर जाने वाला सर्पिल है, बुरी आदतों की एक भागती हुई ट्रेन की तरह, जिसे रोकना मुश्किल होता जाता है। बिल्कुल, ये बुरी आदतें उन भावनाओं को और बढ़ा देती हैं जिन्हें वे कम करने या शून्य करने की कोशिश करती हैं, और इसमें संकेतों का बहुत बड़ा हाथ है। हाँ, उस संकेत जिन्हें आपने क्यू इंड्यूस्ड वांटिंग कहा था। जी, ये एक ऐसी घटना है जहां एक बाहरी ट्रिगर या संकेत किसी बुरी आदत को दोहराने के लिए एक बाध्यकारी लालसा पैदा करता है। बाध्यकारी लालसा मतलब कंट्रोल करना मुश्किल। हाँ, किताब में एक लाइन है, एक बार जब आप कुछ नोटिस करते हैं तो आप उसे चाहने लगते हैं, और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। अक्सर हमें पता भी नहीं चलता, अनजाने में भी। हाँ, एक वैज्ञानिक अध्ययन का उदाहरण है, नशे के आदी लोगों को स्क्रीन पर सिर्फ 33 मिलीसेकंड, सोचिए 33 मिलीसेकंड्स के लिए कोकीन की तस्वीर दिखाई गई। 33 मिलीसेकंड मतलब पलक झपकने से भी तेज। बिल्कुल, इतनी कम देर के वो सचेत रूप से पहचान भी नहीं पाए कि उन्होंने क्या देखा, लेकिन फिर भी उनके मस्तिष्क में इनाम मार्ग, रिवॉर्ड पाथवे उत्तेजित हो गया और ड्रग्स लेने की इच्छा जागृत हुई, सिर्फ एक अनदेखी तस्वीर से। हाँ, तो ये संकेत तो वाकई बहुत शक्तिशाली और खतरनाक हो सकते हैं। हाँ, इसीलिए बुरी आदतों से निपटना इतना मुश्किल हो सकता है। तो अगर आदतें दिमाग में इतनी गहरी बैठ जाती हैं और संकेत इतने शक्तिशाली हैं और सिर्फ विरोध करना या विल पावर पर निर्भर रहना लंबे समय में काम नहीं करता, तो फिर बुरी आदतों को तोड़ने का प्रभावी तरीका क्या है? क्या आदतें भुलाई जा सकती हैं? देखिए, आप आदत तोड़ सकते हैं, व्यवहार बदल सकते हैं, लेकिन उस आदत को पूरी तरह से भूलने की संभावना बहुत कम है। एक बार मस्तिष्क में आदत के वो मानसिक खांचे, मेंटल ग्रूव्स बन जाते हैं, तो उन्हें पूरी तरह से हटाना लगभग असंभव है, भले ही वे लंबे समय तक अप्रयुक्त रहें। वो पैटी ओलवेल वाला उदाहरण याद है? हाँ, घुड़सवारी और सिगरेट वाला, सालों बाद भी इच्छा जाग गई। जी, तो पुरानी आदतें इंतजार करती हैं कि कब सही संकेत मिले और वो फिर से सक्रिय हो जाए। तो फिर रणनीति क्या होनी चाहिए? प्रलोभन का विरोध करना क्यों अप्रभावी है? प्रलोभन का विरोध करना मतलब विल पावर का इस्तेमाल करना एक अप्रभावी रणनीति है, क्योंकि इसमें लगातार बहुत ज्यादा ऊर्जा लगती है। सोचिए, जीवन की सारी बाधाओं और तनावों के बीच हर बार प्रलोभन आने पर एक ज़ेन साधु जैसा शांत रवैया बनाए रखना कितना मुश्किल है। हाँ, ये तो नामुमकिन सा लगता है रोजमर्रा की जिंदगी में। बिल्कुल, किताब में कहा गया है, अल्पकाल में आप प्रलोभन पर हावी होने का विकल्प चुन सकते हैं, दीर्घकाल में हम उस वातावरण का उत्पाद बन जाते हैं जिसमें हम रहते हैं। यानी लंबे समय में माहौल ही जीतता है। हाँ, और लेखक ये भी कहते हैं, और मैं इससे सहमत हूँ, मैंने कभी किसी को नकारात्मक वातावरण में लगातार सकारात्मक आदतों से चिपके हुए नहीं देखा है। ये बहुत गहरी बात है। नकारात्मक माहौल में अच्छी आदतें टिकाना मुश्किल है। तो फिर विश्वसनीय तरीका क्या है? सबसे व्यावहारिक और विश्वसनीय तरीकों में से एक है समस्या को स्रोत पर ही रोकना, मतलब उस संकेत के प्रति अपना जोखिम कम करना। रिड्यूस एक्सपोजर टू द क्यू दैट कॉजेज इट। संकेत से ही दूर हो जाओ। अच्छा, इसे व्यवहार में कैसे लाया जा सकता है? कुछ ठोस उदाहरण, खासकर यूपीएससी उम्मीदवारों के संदर्भ में। जरूर, कई उदाहरण हैं। अगर काम पर यानी पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं तो अपना फोन कुछ घंटों के लिए दूसरे कमरे में छोड़ दें। ये यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। वो फोन ही सबसे बड़ा संकेत या डिस्ट्रैक्शन है। हाँ, ये तो करना ही चाहिए। और अगर लगातार अपर्याप्त महसूस कर रहे हैं, शायद दूसरों की सोशल मीडिया प्रोफाइल देखकर, तो उन सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो करना बंद कर दें जो ईर्ष्या और जलन पैदा करते हैं। उस संकेत को हटा दें। ये भी अच्छा सुझाव है। बहुत ज्यादा टीवी देख रहे हैं, टीवी को बेडरूम या स्टडी रूम से बाहर निकालें। ठीक। उस कमरे में वो संकेत मौजूद ही न हो। ठीक। इलेक्ट्रॉनिक्स पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं तो नए नए टेक गैजेट्स की समीक्षाएं पढ़ना बंद कर दें। वो पढ़ना ही खरीदने का संकेत बन जाता है। बात तो सही है। बहुत ज्यादा वीडियो गेम खेल रहे हैं तो हर बार खेलने के बाद कंसोल को अनप्लग करें और उठाकर अलमारी में रख दें। उसे दोबारा सेट करने का आलस ही खेलने से रोक सकता है। यानी संकेत को एक्सेस करना मुश्किल बना। बिल्कुल। ये सारे उदाहरण व्यवहार परिवर्तन के पहले नियम, इसे स्पष्ट करें।
मेक इट ऑब्वियस हाँ। का ठीक उल्टा है, उसका व्युत्क्रम है। पहला नियम था अच्छी आदतों के लिए, मेक इट ऑब्वियस। हाँ, तो बुरी आदतों को तोड़ने के लिए नियम है इसे अदृश्य करें, मेक इट इनविजिबल। मेक इट इनविजिबल। ये सुनने में बहुत सरल लगता है, क्या ये सच में काम करता है? हाँ, ये सरल परिवर्तन आश्चर्यजनक रूप से प्रभावी हो सकते हैं। अक्सर अब बस एक मुख्य संकेत हटा दें और पूरी आदत धीरे धीरे फीकी पड़ जाती है, क्योंकि उसे शुरू करने का ट्रिगर ही नहीं मिलता। तो इसका मतलब ये हुआ कि आत्मनियंत्रण या विल पावर पर हम कब भरोसा करें? आत्मनियंत्रण एक अल्पकालिक रणनीति है, दीर्घकालिक नहीं। आप 1 या 2 बार प्रलोभन का विरोध कर सकते हैं, शायद तनावपूर्ण दिन पर भी, लेकिन क्या आप हर बार हर दिन अपनी इच्छाओं को दबाने के लिए विल पावर जुटा सकते हैं? ये व्यवहारिक नहीं है। नहीं, ये तो थका देने वाला होगा। बिल्कुल। इसलिए निष्कर्ष ये है कि सही काम करने के लिए हर बार इच्छा शक्ति की एक नई खुराक जुटाने की कोशिश करने के बजाय अपनी ऊर्जा को अपने वातावरण को अनुकूलित करने में लगाना कहीं ज्यादा बेहतर और टिकाऊ रणनीति है। अपने माहौल को अपने पक्ष में करना। जी, और सच पूछिए तो यही आत्मनियंत्रण का असली रहस्य है। अपनी अच्छी आदतों के संकेतों को स्पष्ट करें, मेक देम ऑब्वियस, और अपनी बुरी आदतों के संकेतों को अदृश्य करें, मेक देम इनविजिबल। वाह, ये तो पूरी चर्चा का सार है। तो अगर हम आज की चर्चा के मुख्य निष्कर्षों को संक्षेप में कहें तो वो क्या होंगे, एक ऑडियो समरी की तरह? जरूर। मुख्य बातें ये है। पहली बात, व्यवहार परिवर्तन के पहले नियम का व्युत्क्रम। बुरी आदतों को तोड़ना है तो उनके संकेतों को अदृश्य करें, मेक इट इनविजिबल। ठीक है। दूसरी, एक बार आदत बन जाने के बाद उसे दिमाग से पूरी तरह मिटाना लगभग नामुमकिन है, इसलिए संकेतों से बचना ज्यादा जरूरी है। तीसरी, जिन लोगों में उच्च आत्मनियंत्रण दिखता है वे असल में प्रलोभन वाली स्थितियों में कम समय बिताते हैं। वे इच्छा शक्ति का कम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वे माहौल को नियंत्रित करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। चौथी, प्रलोभन से बचना उसका विरोध करने से कहीं ज्यादा आसान और असरदार रणनीति है। अवॉइडेंस इज ईजियर देन रेजिस्टेंस। सही। पांचवी, किसी बुरी आदत को खत्म करने का सबसे व्यवहारिक तरीका है उस आदत को शुरू करने वाले संकेत क्यू के प्रति अपना जोखिम कम करना, रिड्यूस एक्सपोजर, स्रोत पर ही काटना। बिल्कुल। और आखिरी बात, आत्मनियंत्रण एक अल्पकालिक रणनीति है, दीर्घकालिक नहीं। असली खेल वातावरण को अनुकूलित करने का है। बहुत बढ़िया सारांश। ये बातें दिमाग में रखनी चाहिए, खासकर यूपीएससी उम्मीदवारों को। हाँ, उनके लिए ये सीख वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी पढ़ाई का माहौल ऐसा बनाना जहां ध्यान भटकाने वाले संकेत जैसे फोन, सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस या कोई भी ऐसी चीज जो पढ़ाई से दूर ले जाती हो, वो कम से कम हो या अदृश्य हो। जी, इच्छा शक्ति के भरोसे रहने के बजाय अपने परिवेश को रणनीतिक रूप से डिजाइन करना, ये न सिर्फ यूपीएससी परीक्षा में सफलता के लिए जरूरी है, बल्कि जीवन में भी अनुशासन बनाए रखने और लक्ष्य हासिल करने में मदद करेगा। ये एक लॉन्ग टर्म स्किल है। बिल्कुल। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज की इस गहरी चर्चा से श्रोताओं को आत्मनियंत्रण और आदतें बदलने के बारे में एक नई और व्यवहारिक समझ मिली होगी। और हम उन्हें प्रोत्साहित करेंगे कि इस चर्चा को शायद दोबारा सुने, ताकि ये अवधारणाएं और रणनीतियां और गहराई से समझ में आ सकें। हाँ बिल्कुल। और अगर आपको ये विस्तृत विश्लेषण पसंद आया तो YouTube चैनल सुन लो यूपीएससी को लाइक जरूर करें और इसे अपने साथी उम्मीदवारों के साथ शेयर भी करें, ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। और कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आप अपनी पढ़ाई या जीवन में बुरी आदतों के कौन से संकेतों को अदृश्य करने वाले हैं। कौन सा पहला कदम आप उठाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। और हाँ, सबसे जरूरी बात, सुन लो यूपीएससी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप भविष्य में आने वाले ऐसे और गहन विश्लेषण मिस ना करें। याद रखें, अपने संकेतों को पहचानना और अपने वातावरण को नियंत्रित करना, ये आपकी तैयारी और आपके जीवन में सफलता की ओर एक बहुत बड़ा और शायद सबसे व्यवहारिक कदम हो सकता है। बिल्कुल। इसी सकारात्मक और प्रेरक नोट पर आज की चर्चा समाप्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।